हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरह। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, जो कोल होता है उसको हम लोग बर्न करते हैं, और जो बॉयलर में जो पानी होता है वो गर्म होता है, जिसकी वजह से स्टीम जनरेट होती है। वो जो स्टीम होती है वो टरबाइन पर जाके हीट करती है, टरबाइन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है। फिर जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है, हम लोग हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग हीट एनर्जी जनरेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ कोल। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग हीट एनर्जी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। फिर वो जो हीट एनर्जी होती है उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं बॉयलर का। फिर वो पानी की वजह से स्टीम जनरेट होती है, और वो जो स्टीम होती है वो टरबाइन को हीट करती है, टरबाइन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। जनरेटर के हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। तो न्यूक्लियर फ्यूल होता है हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अब न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है। होप आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फ्यूल हो सकता है यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल को हम लोग क्या करते हैं, जलाते, बर्न करते। तो न्यूक्लियर फ्यूल को हम लोग कैसा जलाते, क्या माचिस से जलाते हैं न्यूक्लियर फ्यूल को? ऑब्वियसली नहीं। हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस बेसिकली हमें दिखाई देता है सन में, जिसमें तो छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। अल्टीमेटली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बर्न करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है इसके साथ हम लोग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है, और वो हीट एनर्जी के हेल्प से क्या होता है, जो पानी होता है बॉयल होता है बॉयलर के अंदर। वो पानी बॉयल होने की वजह से स्टीम जनरेट होती है, और वो जो स्टीम होता है वो टरबाइन से करता है कोलाइड, जिसकी वजह से टरबाइन घूमती है। जब टरबाइन घूमती है तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। जनरेटर के इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी आती है, तो जो जनरेटर होता है आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम क्या है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो 30 to 40% एफिशिएंसी आपको मिल जाएंगी न्यूक्लियर पावर प्लांट की। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर आप रिक्वायरमेंट है देखो कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो चीपर होता है इन कंपैरिजन विद द थर्मल पावर प्लांट। कैसे चीपर होता है, अगर आप 1 टन कोल लो, 1 टन कोल जितनी एनर्जी जनरेट करेगा उतनी ही एनर्जी 1 किलोग्राम यूरेनियम जनरेट करेगा। रफ एग्जांपल हमने कंसिडर किया है, 1 टन कोल जितनी एनर्जी जनरेट करेगा उतनी ही एनर्जी 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम जनरेट करेगा। तो जितनी एनर्जी 1 टन कोल, आप इमेजिन कर सकते हो 1 टन कोल कितना होगा, 1 टन कोयला जितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है 1 किलोग्राम यूरेनियम भी उतनी ही एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो 1 टन कोल बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा इन कंपैरिजन विद दी 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 टन कोल जितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है उतनी एनर्जी 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम भी जनरेट कर रहा है। तो यही रीज़न की वजह से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो चीपर होता है इन कंपैरिजन विद दी थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 टन कोल इज़ मोर कॉस्टलियर देन 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम। और यही रीज़न की वजह से होता क्या है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो चीपर होता है किसके कंपैरिजन में, थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में। यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस समझना। ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है यूरेनियम एटम। हमें पता है एटम का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है, राइट। आई होप आपको पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है यूरेनियम एटम। तो जो यूरेनियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली होता क्या है, जो यूरेनियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे हम लोग हाई वेलोसिटी वाला जो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये हमने जो यूरेनियम एटम जो कंसिडर किया, ये यूरेनियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है इसके न्यूक्लियस पे हम लोग क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी वाला न्यूट्रॉन। हमारे पास पार्टिकल होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो हमने जो कंसिडर किया यूरेनियम एटम, इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसके न्यूक्लियस पे हाई वेलोसिटी से एक न्यूट्रॉन आगे क्या करता है, टकरा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो बम्बार्ड कर जाता है।
जिसके वजह से होता क्या है, जो यूरेनियम एटम होता है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पर ये जो यूरेनियम एटम हमने जो कंसिडर किया है, ये जो यूरेनियम एटम होता है इसके न्यूक्लियस पे हाई वेलोसिटी वाला जो न्यूट्रॉन होता है उसके पास हाई वेलोसिटी होती है। अब ये हाई वेलोसिटी कैसा जनरेट होती है, ये हाई वेलोसिटी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में पता होगा, तो साइक्लोट्रॉन हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल जनरेट करता है। तो एक हाई वेलोसिटी वाला जो न्यूट्रॉन होता है वो ये यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस पे आके कर जाता है कोलाइड, जिसकी वजह से होता क्या, जो यूरेनियम एटम होता है कुछ इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है यूरेनियम एटम के साथ आके कोलाइड कर गया, जिसके वजह से होगा क्या, ये जो यूरेनियम एटम है कुछ इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यूरेनियम एटम दो पार्ट में स्प्लिट तो होगा, साथ ही साथ दो न्यूट्रॉन भी एमिट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कलीजन से पहला, जब ये न्यूट्रॉन ये यूरेनियम एटम के साथ कोलाइड कर रहा था, उससे पहले हमें कितना न्यूट्रॉन मिल रहा था, एक ही न्यूट्रॉन मिल रहा था। कलीजन के बाद हुआ क्या है, जो यूरेनियम एटम है वो दो पार्ट में स्प्लिट हुआ और साथ ही साथ दो न्यूट्रॉन भी एमिट हुए। इन सिंपल वर्ड, कलीजन से पहला अगर एक न्यूट्रॉन है तो कलीजन के बाद दो न्यूट्रॉन आ जाएगा। कलीजन से पहला दो न्यूट्रॉन है तो कलीजन के बाद चार न्यूट्रॉन आ जाएगा। कलीजन से पहला चार न्यूट्रॉन है तो कलीजन के बाद 8 न्यूट्रॉन आ जाएगा। कलीजन से पहला 8 न्यूट्रॉन है तो कलीजन के बाद 16 न्यूट्रॉन आ जाएगा। उसका मतलब जो न्यूट्रॉन होगा कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाएगा, न्यूट्रॉन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो एनर्जी होगी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाएंगी। तो जो न्यूट्रॉन जो कंटिन्यूसली जो इंक्रीज़ करते जा रहा है, तो जो न्यूट्रॉन का जो इंक्रीमेंट है इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें कंट्रोल करना होगा। क्यों कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें न्यूट्रॉन अगर कलीजन के बाद अगर इंक्रीज़ करते जाए तो ऐसे कि इसमें होगा क्या, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी, और हाई अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ये बहुत डेंजरस होती है मैनकाइंड के लिए। जो न्यूक्लियर फ्यूल या फिर जो न्यूक्लियर जो एलिमेंट होते हैं ये बहुत ख़तरनाक होता है, आपको पता होगा। तो यही रीज़न के वजह से ये जो कलीजन के बाद जो न्यूट्रॉन जो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, इसे हमें क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। अगर हम लोग कंट्रोल करें नहीं तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी, और ये जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये बहुत हार्मफुल होगी किसके लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्रोसेस होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में एक हाई वेलोसिटी वाला न्यूट्रॉन होता है जो कि किसी यूरेनियम एटम के साथ कर जाता है बम्बार्ड, जिसकी वजह से जो यूरेनियम एटम है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, साथ ही साथ दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी एमिट करता है। फिर उसके बाद वो दो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन होता है आके किसी यूरेनियम एटम के साथ जाके कर जाएंगे कोलाइड, वो यूरेनियम एटम भी क्या हो जाएंगे, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे। कलीजन के बाद जो न्यूट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो न्यूट्रॉन का जो एमिशन होता है इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आफ्टर कलीजन न्यूट्रॉन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, हैंस यहाँ पर हम लोग देखें स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, आफ्टर कलीजन न्यूट्रॉन कीप ऑन इंक्रीजिंग हैंस एनर्जी कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के वजह से होता क्या है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के वजह से जनरेट होती है हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, पानी को बॉयल करते हैं, स्टीम जनरेट होती है, स्टीम हम लोग टरबाइन पर लगाते हैं, टरबाइन घूमता है जिसके वजह से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट्स जो कि हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग अलग अलग एलिमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि डैम हो गया, फिर उसके बाद हमारी टरबाइन हो गई, फिर उसके बाद स्पिलवे हो गया, फॉरवे हो गया, ट्रैश रैक हो गया, सर्च टैंक हो गया, पेन स्टॉक हो गया। सिमिलरली न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हम लोग अलग अलग एलिमेंट यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो होता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस किस में होता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस बेसिकली होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। फिर हम लोग बोल सकते हैं जो न्यूक्लियर एलिमेंट है इसके साथ डील करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कोयले को आराम से जला लेते हैं, एयर की रिक्वायरमेंट होती है, एयर और कोयला दोनों को मिलाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फिर जला देते हैं, हीट जनरेट हो जाती है। फिर वो जो हीट है उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर का पानी गर्म करते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतना आसानी से हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में अगर न्यूक्लियर एलिमेंट किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आ गया तो ऐसे केस में वो जो पर्सन होगा उसकी लाइफ के लिए ये बहुत हार्मफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें बहुत सेफ्टी कंसीडर करना होता है, बहुत सी चीज़ें होती है हमें कंसीडर करना होता है ये न्यूक्लियर एलिमेंट के साथ डील करने के टाइम, राइट। अदरवाइज़ अगर हम लोग ज़रा भी अगर लाइटली लें या फिर सेफ्टी प्रिकॉशन अगर हम लोग नहीं कंसीडर करें तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए।
तो यहाँ पर अभी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूक्लियर रिएक्टर हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। ये वाली फिगर हम लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से डॉम शेप में आपको न्यूक्लियर रिएक्टर मिलेगा। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिलेगा न्यूक्लियर रिएक्टर की पिक्चर, जो कि बेसिकली एक डॉम शेप में होगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें हम लोग बेसिकली न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये हमें जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, ये जो स्ट्रक्चर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर में हम लोग बेसिकली डालते हैं यूरेनियम। ये जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो स्ट्रेट लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, डार्क स्ट्रेट लाइन, ये बेसिकली है क्या, ये है यूरेनियम। और यहाँ पर ये जो डॉटेड जैसी जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंट्रोल रॉड। अभी इसका क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसके अंदर बेसिकली जनरेट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है, और वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की वजह से यहाँ पर ये जो हमें जो वैक्यूम जो दिखाई दे रहा है, इसमें बेसिकली जनरेट होती है हीट एनर्जी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो हीट एनर्जी होती है वो ये पाइप, ये बेसिकली पाइप है, ये पाइप है, ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये है पाइप, ये इंडक्टर नहीं है, ये पाइप है। तो जो हीट एनर्जी होती है वो ये पाइप में, या फिर हम लोग बोल सकते हो हीट एनर्जी ट्यूब में फ्लो होती है। और ये जो ट्यूब है वो किस में इमर्स्ड है, ये जो ट्यूब है बेसिकली इमर्स्ड होता है किस में, वो जो ट्यूब होता है ये बेसिकली इमर्स्ड होता है बॉयलर में। ये जो ट्यूब होता है वो इमर्स्ड होता है, ये जो ट्यूब है वो किस में इमर्स्ड होता है, इसमें इमर्स्ड होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आप इसको एज्यूम कर सकते हो बॉयलर जो ट्यूब होता है इसमें इमर्स्ड होता है, और ये ट्यूब के अक्रॉस क्या होता है, पानी होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी। कैसी हीट एनर्जी जनरेट होगी, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होगी। फिर जो हीट एनर्जी ट्यूब में फ्लो करेगी कुछ इस तरीके से, और ये जो ट्यूब के अक्रॉस जो पानी है वो क्या होगा, बॉयल होगा। तो जब ये ट्यूब के अक्रॉस पानी जब बॉयल होगा तो क्या जनरेट होगी, स्टीम जनरेट होगी। फिर वो जो स्टीम है वो ये वाले पाइप के थ्रू ट्रैवल करेंगी, ये जनरेटर है, ये टरबाइन है। फिर वो जो स्टीम होगी टरबाइन को हीट करेंगी, जिसकी वजह से टरबाइन घूमेगा, और जब टरबाइन घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। फिर उसके बाद जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी विद दी हेल्प ऑफ जनरेटर। तो कुछ इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल रॉड, और यहाँ पर ये जो शेडेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूरेनियम फ्यूल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। यहाँ पर हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्टर होता है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है। तो सिमिलरली अगर हम लोग अलग अलग एलिमेंट के बारे में बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो हमारे पास होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद होता है हमारे पास मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रॉड होता है, फिर थर्मल शील्डिंग होती है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होता है। अभी बात करते हैं मॉडरेटर के बारे में। अब ये मॉडरेटर क्या होता है, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर समझ गया। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है, जिसके वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है, और वो हीट एनर्जी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, स्टीम जनरेट होती है। स्टीम टरबाइन पर जाके लगती है, टरबाइन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी को। अभी बात कर लेते हैं मॉडरेटर के बारे में। मॉडरेटर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जो चेंबर जो दिखाई दे रहा है जिसमें पानी रखा है, इसमें जो पानी हम लोग कैसा सर्कुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द पंप के हेल्प से ये स्ट्रक्चर में हम लोग पानी को सर्कुलेट करते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो हमें चेंबर में जो पानी जो दिखाई दे रहा है वो कैसा आता है, विद द हेल्प ऑफ द पंप। हमारे पास पंप होता है जिसके हेल्प से हम लोग पानी को सर्कुलेट करते हैं। अभी बात कर लेते हैं मॉडरेटर के बारे में। मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर कंट्रोल स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन फॉर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस टू अकर। मॉडरेटर स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल रॉड के बारे में। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कंट्रोल रॉड, डॉटेड लाइन हमें इंडिकेट कर रही है कंट्रोल रॉड। हम लोग ये वाले फिगर में देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन हमें जो दिखाई दे रही है क्या, ये है कंट्रोल रॉड। अब ये कंट्रोल रॉड की क्या रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन टू कंट्रोल एक्सेस एनर्जी रेडिएशन। कंट्रोल रॉड इज़ मेड अप ऑफ बोरॉन, कैडमियम एक्सेट्रा। तो ये कंट्रोल रॉड बेसिकली करता है कि जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो एमिट होते जाते हैं, और ये जो न्यूट्रॉन होता है इसे हमें कंट्रोल करना होता है। कलीजन के बाद अगर एक न्यूट्रॉन है तो कलीजन के बाद 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। कलीजन से पहले अगर 2 न्यूट्रॉन है तो कलीजन के बाद 4 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो जो न्यूट्रॉन है उसका जो एमिशन है वो इंक्रीज़ करते जाता है कलीजन के बाद। तो जो न्यूट्रॉन का जो एमिशन होता है इसे हमें क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। अगर हम लोग कंट्रोल करें नहीं तो हाई अमाउंट में एनर्जी जनरेट होगी, और ये जो हाई अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो बहुत डेंजरस होती है फॉर दी मैनकाइंड।
तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रॉन का जो एमिशन है इसे हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो ये जो न्यूट्रॉन का जो एमिशन है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल रॉड करता है। नाम से पता चल रहा है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड क्या करेगा, जो एक्सेस जो न्यूट्रॉन जो जनरेट हो गए कलीजन के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंट्रोल रॉड एब्सॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन टू कंट्रोल एक्सेस एनर्जी और रेडिएशन। कंट्रोल रॉड इज़ मेड अप ऑफ बोरॉन, कैडमियम एक्सेट्रा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कंट्रोल रॉड है वो क्या करेगा, एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम कर लेगा, जिसके वजह से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट नहीं होगी। जो एनर्जी होगी वो लिमिटेड वे में जनरेट होगी। यहाँ से हम लोग एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। आई होप यहाँ से आपको न्यूक्लियर रिएक्टर और कंट्रोल रॉड समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। फिर हमने डिस्कस किया कंट्रोल रॉड के बारे में। कंट्रोल रॉड क्या होता है, जो एक्सेस न्यूट्रॉन होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो लिमिटेड वे में जनरेट होती है। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं एक और एक फैक्टर के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, अगर कलीजन से पहले अगर हमें एक न्यूट्रॉन मिल रहा है तो कलीजन के बाद हमें कितना न्यूट्रॉन मिलेगा, 2 न्यूट्रॉन मिलेगा। तो कलीजन से पहले एक जो न्यूट्रॉन जो मिल रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन प्रीसीडिंग जनरेशन। कलीजन से पहले हमें जो एक जो न्यूट्रॉन जो मिल रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन प्रीसीडिंग जनरेशन। और कलीजन के बाद हमें जो न्यूट्रॉन जो मिल रहा है, कलीजन के बाद, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, कलीजन के बाद हमें जो न्यूट्रॉन जो मिल रहा है हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन 1 जनरेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कलीजन से पहला वाला न्यूट्रॉन और कलीजन के बाद वाले न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन प्रीसीडिंग जनरेशन अपॉन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन 1 जनरेशन। तो इसका जो रेशियो होता है, दोनों का जो रेशियो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। कलीजन से पहला न्यूट्रॉन, कलीजन के बाद न्यूट्रॉन, इसका जो रेशियो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन प्रीसीडिंग जनरेशन, जो कि कलीजन से पहला वाला न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन 1 जनरेशन, जो कि कलीजन के बाद वाला न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन 1 जनरेशन और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन प्रीसीडिंग जनरेशन, दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं। अगर के की वैल्यू अगर 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो होता है आप उसको चेन रिएक्शन भी बोल सकते हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक जो न्यूट्रॉन होगा किसी यूरेनियम एटम के साथ जाके कर जाएगा कोलाइड, फिर वो जो यूरेनियम एटम होगा वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एनर्जी जनरेट होगी, 2 न्यूट्रॉन जनरेट हो गए, राइट। तो इसको हम लोग बेसिकली चेन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कलीजन से पहले अगर एक न्यूट्रॉन है तो कलीजन के बाद 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो न्यूट्रॉन का जो एमिशन होगा कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएगा, एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगी। तो जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के की वैल्यू अगर 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो जो चेन रिएक्शन होगा वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सुपर क्रिटिकल कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं। अगर के की वैल्यू अगर 1 के कंपैरिजन में अगर कम होती है, के की वैल्यू अगर 1 के कंपैरिजन में कम होती है तो जो चेन रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। और जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सब क्रिटिकल कंडीशन। और के की वैल्यू अगर 1 के बराबर में होती है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो चेन रिएक्शन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, चेन रिएक्शन स्टेडी रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के की वैल्यू अगर 1 के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होगी तो जो चेन रिएक्शन होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। और कौन सी कंडीशन होगी, सुपर क्रिटिकल कंडीशन होगी। इसको हम लोग कैसा याद रखें, के की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, के की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और ये हमारा कॉमन सा कंसिडरेशन होता है, अगर कोई भी चीज़ 1 से ज़्यादा होती है इसका मतलब वो चीज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे, और कोई भी चीज़ अगर 1 से कम होती है इसका मतलब वो चीज़ डिक्रीज़ करते जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है इसका मतलब चेन रिएक्शन इंक्रीज़ करते जाएगा। और चेन रिएक्शन जब इंक्रीज़ करते जाएगा इसका मतलब एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाएंगी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये बेसिकली हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, राइट। तो हम लोग कुछ इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म तक के मेमोराइज करने के लिए। तो अगर के की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो जो चेन रिएक्शन होगा वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, और जो कंडीशन होगी वो कौन सी कंडीशन होगी, सुपर क्रिटिकल कंडीशन होगी। के की वैल्यू अगर 1 के कंपैरिजन में कम होगी तो जो चेन रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। के की वैल्यू अगर 1 होगी तो ऐसे केस में जो चेन रिएक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, और जो कंडीशन होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्टेडी कंडीशन। और के की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में कम होगी, चेन रिएक्शन रुक जाएगा, और कौन सी कंडीशन होगी, सब क्रिटिकल कंडीशन होगी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में सिमिलरली अभी हम लोग बात कर लेते हैं मॉडरेटर के बारे में। अब ये मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, जो मॉडरेटर होता है वो क्या करता है,
जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं उसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बेसिकली अगर हम लोग देखें जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है उसको अकर होने के लिए जो न्यूट्रॉन है उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होना चाहिए, एक फाइनाइट स्पीड होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर बोल सकते हैं बहुत कम हो जाती है तो ऐसे केस में जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है वो हो नहीं पाएगा, और न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जब हो नहीं पाएगा तो एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेटर करता क्या है, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो मॉडरेटर कंट्रोल स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन फॉर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस टू अकर। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होने के लिए जो न्यूट्रॉन है उसकी एक फाइनाइट स्पीड होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन की फाइनाइट स्पीड को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर करता है क्या, जो न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है उनकी वेलोसिटी को रिड्यूस करने का काम करता है मॉडरेटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मॉडरेटर कंट्रोल स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, जो मॉडरेटर होता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करता है ताकि जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है वो बराबर हो पाए। अब ये मॉडरेटर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मॉडरेटर में हम लोग हैवी वाटर यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हैवी वाटर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंट्रोल रॉड किसका बना हो सकता है, बोरॉन का बना हो सकता है, कैडमियम का बना हो सकता है, एक्सेट्रा। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और मॉडरेटर में हम लोग हैवी वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया मॉडरेटर के बारे में। सिमिलरली बात कर लेते हैं अभी कूलेंट के बारे में। अभी ये कूलेंट क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कूलेंट एब्जॉर्ब हीट जनरेटेड ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस टू कीप रिएक्टर कूल। कूलेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जो होता है उसके वजह से हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट हो सकती है। हीट एनर्जी जनरेट होती है, नॉट हो सकती है। ये न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस की वजह से होता क्या है, हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो बेसिकली होता क्या, हमें पता है कोई भी जो चीज़ है उसकी एक थर्मल कैपेबिलिटी होती है, थर्मल लिमिट होती है। अगर हीट अगर किसी भी चीज़ की थर्मल लिमिट को क्रॉस कर जाए तो जो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस या फिर जो चीज़ है या फिर जो इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनाते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसकी भी एक थर्मल लिमिट होती है या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसकी भी एक थर्मल कैपेसिटी होती है। अगर न्यूक्लियर फिजन की वजह से हीट जो जनरेट हो रही है, अगर वो हीट का मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे केस में होगा क्या, हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा कोलैप्स हो सकता है। वैसे तो होता नहीं क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो हीट रेसिस्टिव होता है, मगर फिर भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको ठंडा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं कूलेंट। तो जो कूलेंट होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस की वजह से जो हीट एनर्जी जो जनरेट होती है वो हीट एनर्जी को क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है, उसे एलिमिनेट कर देता है, फिर बोल सकते हैं जो हीट एनर्जी होती है उससे एब्जॉर्ब कर लेता है। हमें पता है हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कूलेंट एब्जॉर्ब हीट जनरेटेड ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, जो कूलेंट होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि जनरेट होती है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के टाइम, और एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से रिएक्टर हमारा ठंडा रहता है। कूलेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में हो सकता है। कूलेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया कूलेंट के बारे में, राइट। सिमिलरली बात कर लेते हैं रिफ्लेक्टर के बारे में भी। रिफ्लेक्टर क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर न्यूक्लियर एलिमेंट अगर किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है या फिर अगर कोई भी पर्सन अगर न्यूक्लियर एलिमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है तो ऐसे केस में होगा क्या, वो पर्सन के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। क्योंकि जो न्यूक्लियर एलिमेंट होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं, ये बहुत रेडियो एक्टिव होते हैं, राइट। आई होप आपको पता होगा न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर बेसिकली करता क्या है, रिएक्टर में अगर हम लोग देखें हमारे पास क्या होता है, रिएक्टर में हमारे पास फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं। अगर ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन अगर ये रिएक्टर से बाहर निकल के आ जाए तो ऐसे केस में होगा क्या, ये बहुत डेंजरस होगा वर्कर्स लोग के लिए जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, राइट। और आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी बहुत डेंजरस होगा। तो हम लोग चाहते हैं क्या, जो न्यूट्रॉन है वो हमारे रिएक्टर में पूरी तरीके से क्या रहे, पैक रहे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो न्यूट्रॉन है वो हमारे रिएक्टर में पूरी तरीके से क्या रहे, कन्फाइन रहे। तो जो न्यूट्रॉन है उसको रिएक्टर में पूरी तरीके से कन्फाइन रखने का काम कौन करता है, रिफ्लेक्टर करता है। कौन करता है, रिफ्लेक्टर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हो, एक कुकर में आप पॉपकॉर्न रेडी कर रहे हो तो जो पॉपकॉर्न है वो प्रेशर कुकर के बाहर भी आ सकता है अगर आपने पूरी तरीके से आपने प्रेशर कुकर को कन्फाइन नहीं किया है। तो आप इसको ये एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो कंसेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिफ्लेक्टर करता क्या है, रिफ्लेक्टर न्यूट्रॉन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस शुड नॉट कम आउट ऑफ रिएक्टर बिकॉज इट इज़ डेंजरस। न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के टाइम रिएक्टर से बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत डेंजरस होगा। तो ये रीज़न की वजह से जो न्यूट्रॉन है उसको पूरी तरीके से कन्फाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टर। देयरफॉर टू कन्फाइन न्यूट्रॉन कम्प्लीटली रिफ्लेक्टर इज़ प्रोवाइडेड।
सिमिलरली बात कर लेते हैं लास्ट एलिमेंट के बारे में, लास्ट कंपोनेंट के बारे में, जो कि होता है थर्मल शील्डिंग। थर्मल शील्डिंग में होता क्या है, जो थर्मल शील्डिंग है वो हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि जो हीट एनर्जी जो जनरेट हो रही है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा कूलेंट, जिसके वजह से रिएक्टर कूल रहेगा। मगर वो जो हीट एनर्जी वो रिएक्टर के बाहर भी नहीं आना चाहिए। अगर हीट एनर्जी अगर रिएक्टर के बाहर आ गई तो फिर से डेंजरस होगा वर्किंग कंडीशन के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग देते हैं थर्मल शील्डिंग। तो ये थर्मल शील्डिंग की वजह से होता क्या है, जो हीट एनर्जी होती है वो रिएक्टर से बाहर नहीं आ पाती। थर्मल शील्डिंग डू नॉट अलाउ हीट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर टू एस्केप आउट। जो थर्मल शील्डिंग होती है इसके वजह से जो हीट एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर नहीं आ पाती है। थर्मल शील्डिंग के वजह से जो हीट एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर नहीं आ पाती। अगर बाहर आ गई तो क्या होगा, बाहर आ गई तो ये बहुत हार्मफुल होगा वर्किंग कंडीशन के लिए, या फिर बोल सकते हैं वर्कर्स लोग के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए ये बहुत डेंजरस होगा। तो यहाँ पर यही बेसिकली एलिमेंट होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग कौन कौन से एलिमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे पास होता है रिएक्टर, फिर उसके बाद हमारे पास होता है मॉडरेटर, हमारे पास होता है कूलेंट, फिर उसके बाद हमारे पास होता है कंट्रोल रॉड, हमारे पास थर्मल शील्डिंग होती है, रिफ्लेक्टर होती है एंड सो ऑन। फिर उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये सब पॉइंट मेंशन करना होगा, और जो कंपोनेंट एलिमेंट जो यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो सब आपको यहाँ पर कंसिडर करना होगा।